हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बोर्ड एग्जाम की मस्त चले होगी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स, इस चैप्टर को देख रहे थे। तो आज हम इस पे देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि हाइगेन्स के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, देख सकते हो हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या, इसका पूरा डेरिवेशन बहुत आसान तरीके से समझने वाले। ठीक है, इसका चित्र जो सबको कठिन लगता है, डेरिवेशन जो कठिन लगता है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये आपको एकदम आसान लगेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, बहुत आसान तरीके से आप इसे समझ जाओगे। ठीक है, और एक चीज जान लो, इसके पहले हमने परावर्तन, जो इसमें अपवर्तन की व्याख्या देखना है, इसके पहले जो हाइगेन्स के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या वाला डेरिवेशन था वो हमने इसके पहले वीडियो पे देख लिया। अगर आप लोग उस पहले वाला वीडियो देखना चाहो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे आपको वो वीडियो मिलेगा, वहां से जाके आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसे शुरू करते हैं और बात करें 5 नंबर के फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आपको तैयार भी जरूर कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं मस्त तरीके से हाइगेन्स के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, परावर्तन हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा था। अगर आप परावर्तन वाला वीडियो देखे हो तो आपको अपवर्तन में और आसानी रहेगी। ठीक है, अगर नहीं भी देखा अभी तो बाद में देख लेना, पहले इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखो हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से हमें अपवर्तन की व्याख्या करनी है। ठीक है, अब इतना तो सबको पता होगा कि अपवर्तन क्या होता है, पहले समझ लेते थोड़ा सा। देखो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, 2 माध्यम होते हैं। मान लो यहाँ पे माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। ठीक है, जब आपका प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ये प्रकाश आया है तो यहाँ पे इस टाइप से हमने अभिलंब खींच लिया। ठीक है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जैसे इसको जाना सीधा चाहिए, लेकिन ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, थोड़ा सा प्रकाश मुड़ जाता है, इस टाइप से चला जाता है। ठीक है, तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाए तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इस अपवर्तन की घटना को, अपवर्तन के 2 नियम भी थे, सबको पता है ना, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ये पहला नियम। दूसरा नियम था कि ये जो आपतन कोण आई होता है और जो अपवर्तन कोण आर होता है, मतलब इनकी साइन जो होती है, मतलब साइन आई बटा साइन आर जो होता है, अपवर्तनांक एन के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका अपवर्तन का दूसरा नियम था, साइन आई बटा साइन आर बराबर एन। ठीक है, ये अपवर्तन का नियम था। 2 नियम है, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम कि आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है, मतलब अपवर्तनांक इनके बराबर होता है। ठीक है, यही दोनों नियम आपको हाइगेन्स के सिद्धांत से सिद्ध करने हैं। हाइगेन्स का सिद्धांत भी हमने समझा था बहुत आसान तरीके से, कि मान लो कोई प्रकाश स्रोत है, जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती है तो आपको पता है माध्यम के जो कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। ठीक है, ये चीज हमने समझाया था, माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। और अगर हम यहाँ पे इन कंपन करते हुए जितने भी कण है, कंपन करते हुए जितने भी कण हैं, इनको स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींच दे तो ये पृष्ठ क्या होगा, ये पृष्ठ एक तरंगाग्र कहलाएगा और इस पे जितने भी कण है वो कंपन की समान कला में होंगे। ठीक है, और इसके बाद हाइगेन्स ने क्या बताया द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पे, कि जब यहाँ से तरंगे निकल रही है और ये जो कण है ना, ये कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं, जिनसे नई तरंगे आगे की ओर निकलने लगती है। ये जो नई तरंगे निकल रही हैं इन्हें ही द्वितीयक तरंगे कहते हैं। और यहाँ पे फिर से हम पृष्ठ इस टाइप से खींच देंगे तो ये द्वितीयक, ये दूसरा तरंगाग्र बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें इसमें है। ये हाइगेन्स का सिद्धांत है, जब प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, इस पे पृष्ठ खींच दो तो तरंगाग्र कहलाएगा। अब जितने भी कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिससे नई तरंगे निकलेंगी, जिन्हें द्वितीयक तरंगे कहते हैं। ठीक है, अब इसी सिद्धांत के आधार पे आपको इस अपवर्तन की व्याख्या करनी है। तो बहुत आसानी, इसमें कुछ भी नहीं है, आसानी से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो अब इसे देखने के लिए हमने यहाँ पे एक अपवर्तक पृष्ठ z डैश लिया है। ठीक है, अपवर्तक, जब अपवर्तन होता है तो उसमें पॉलिश नहीं होती। परावर्तक पृष्ठ में एक तरफ पॉलिश होती है, एक तरफ का चिकनी सतह होती है। ठीक है, लेकिन जब अपवर्तन होगा तो उसमें पॉलिश नहीं करनी, ये पूरा आपका प्लेन होगा। ठीक है, अब इस पे 2 माध्यम होंगे, क्योंकि आपका अपवर्तन तभी होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। तो ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। ठीक है, ये चीज आपको समझ के रखना है, माध्यम 1 और माध्यम 2। ठीक है, ये हमारे पास माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। इसमें कुछ चीजें और समझ के रखनी है कि माध्यम 1 में हम प्रकाश की चाल को मान रहे हैं v1,
ठीक है, कि जो माध्यम एक में जो प्रकाश चलेगा वो v1 चाल से चलेगा और उसका जो अपवर्तनांक होगा वो होगा n1। ठीक है, माध्यम 2 में जो प्रकाश की चाल है उसे v2 मानेंगे और अपवर्तनांक को n2 मानेंगे। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, आगे अभी आपको रचना में लिखेंगे भी, टेंशन ना लो, लेकिन समझ लो यहाँ से माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 और 2 में v2, अपवर्तनांक इसमें n1 इसमें n2। ठीक है, अब देखो हाइगेन्स के सिद्धांत से हमें करना है, तो यहाँ पे हमें प्रकाश नहीं, यहाँ पे हमें तरंगाग्र लाना पड़ेगा। तरंगाग्र भी बताया ना, जब तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, अब वही पृष्ठ खींच दो तो वही तरंगाग्र होता है। तो यहाँ पे हम एक तरंगाग्र को लाएंगे। ठीक है, और तरंगाग्र जो होगा इस z डैश तल पे तिरछा आगे आपतित होगा, तिरछा लाना आपको। ठीक है, देखो इस टाइप से, इसमें एक तरंगाग्र को हम लोग इस टाइप से तिरछा करके लाते हैं ये। ठीक है, चित्र आपको थोड़ा सही से बनाना है, पटरी से बनाना तो अच्छा बनेगा आपका। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, तरंगाग्र है। ठीक है, ये हम लोग एक तरंगाग्र लाए हैं, इस तरंगाग्र को हम तिरछा यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, कैसा लाएंगे, तिरछा इस टाइप से। ठीक है, ये हमारे पास एक तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र को नाम दे रहे हैं ए बी, ये ए पॉइंट है इसका तरंगाग्र का, ये है बी पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास एक तरंगाग्र ए बी है जिसे हमने इस z डैश पे तिरछा लाया है। ठीक है, तिरछा लाने का मतलब जो आता है, जैसे प्रकाश जो आने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, वैसे ही जो आने वाला तरंगाग्र है उसे आपतित तरंगाग्र कहेंगे। ठीक है, ए बी है आपका तरंगाग्र, तो इसे क्या बोला जाएगा, आपतित तरंगाग्र। ठीक है, तो हमने क्या किया, माना एक z डैश अपवर्तक पृष्ठ है जिसपे एक आपका तरंगाग्र ए बी जो है इस पे तिरछा आके आपतित हुआ है। ठीक है, इतना समझे। अब इसके बाद हाइगेन्स ने क्या बताया था कि जब प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलेंगी और आगे जाके किसी कण पे पड़ेंगी तो वो कण नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे जिससे नई तरंगे निकलने लगेंगी। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा ये तरंगाग्र आया है, तो ये पहले आके ए वाला पॉइंट इस पे आके पड़ा, तो जब ये ए वाला पॉइंट इस पे आके पड़ा तो आपको पता है जब यहाँ पे पड़ेगा तो अपवर्तन होगा और हाइगेन्स के सिद्धांत से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से द्वितीयक तरंगे आगे की ओर निकलेंगी। ठीक है, तो द्वितीयक तरंगे निकलेंगी कैसे, वो देखो, यहाँ से जो द्वितीयक तरंगे होंगी वो आगे की ओर निकलेंगी और किस टाइप से निकलेंगी, देखो इस टाइप से। यहाँ पे अपवर्तन की घटना भी होगी, इसलिए यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच लेना इस टाइप से, ये हमारे पास एक अभिलंब हो गया। ठीक है, और ये तरंगाग्र एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से, मतलब इसको जाना सीधा चाहिए लेकिन ये थोड़ा सा विचलित होकर इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना लेना। ठीक है, मुड़ जाएगा मतलब। ठीक है, इस टाइप से, मतलब ये तरंगाग्र जो होगा थोड़ा सा मुड़ जाएगा, मतलब इसको ज्यादा ऐसे सीधा चाहिए लेकिन ये थोड़ा सा आपको मोड़ के दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ए से हुआ ये क्या निकली है, द्वितीयक तरंग आगे की ओर निकली है। ठीक है, क्योंकि जब आपका किसी कण से टकराता है तो आगे नई तरंगे निकलने लगती है जिन्हें द्वितीयक तरंगे बोला जाता है। तो यहाँ पे जब तरंगाग्र ए बी आया, यहाँ पे ए ने स्पर्श किया z डैश पे, अब इस पे अभिलंब हमने खींचा क्योंकि अपवर्तन भी देख रहा है, अब यहाँ से द्वितीयक तरंग आगे की ओर निकली। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखो, अब यहाँ पे अभी तो केवल ये वाला पॉइंट आगे स्पर्श किया है, अब ये तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ रहा है, तो जब आगे की ओर बढ़ेगा तो इसका जो बी पॉइंट है ये भी आके यहाँ पे इस टाइप से आगे पड़ेगा, इस टाइप से। ठीक है, देख लो, ये भी आके यहाँ आगे पड़ा। अब जिस पॉइंट पे ये पड़ा उस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए डैश पॉइंट। क्या मान लेते हैं, ए डैश पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये ए पॉइंट है, ये ए डैश, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये ए पॉइंट है, ये ए डैश पॉइंट है, इसे हमने ए डैश मान लिया। मतलब जब ये तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ेगा तो बी पॉइंट भी आगे आएगा और z डैश पे ए डैश पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब इससे भी नई तरंग निकलेगी आगे की ओर, तो इस पे भी हम अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, इस पे भी हम क्या करते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं इस टाइप से, इस टाइप से हमने अभिलंब खींच लिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे भी वही चीज होगा, प्रकाश जो है आगे की ओर फिर से ऐसे मुड़ के आगे की ओर द्वितीयक तरंग ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे करके इस टाइप से मुड़ते हुए आगे की ओर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, इसे अगर हम थोड़ा सा आगे इस टाइप से बढ़ा दे, ये आपका z डैश है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हमने थोड़ा सा उधर बढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तरंग आगे की ओर इस टाइप से आगे की ओर बढ़ी, ये आगे की ओर इस टाइप से बढ़ी। अब हमें इस पे भी अगर तरंगाग्र खींचना है तो तरंगाग्र कैसे खींच सकते हो, तरंगाग्र जो होता है, जैसे ए बी खींचा था, ये तरंगाग्र जो है 90 डिग्री पे होता है, तरंग से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए तरंगाग्र होता है। तो यहाँ पे हमें एक लंब इस टाइप से डाल देना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे तरंगाग्र बन जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया था ए डैश पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को मान लेना है बी डैश पॉइंट, तो ये आपका एक नया तरंगाग्र आके बन गया। ठीक है, ये क्या है, बी डैश लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चित्र इसी टाइप से एकदम आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, ये आपका बी डैश पॉइंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हमने बताया ना कि जो तरंगाग्र है तरंग से कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 कोण बन रहा है
और ये जो तरंगाग्र है ये इस तरंग से कितना कोण बना रहा है, इस तरंग से यहाँ पे ये तरंग है, ये तरंगाग्र इस तरंग से कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। चित्र आपका कंप्लीट और कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम आसानी से आप चित्र को बना सकते हो। ठीक है, अब आगे इसमें थोड़ा सा आपको और समझना है। देखो इतना समझ में आया ना, पहले एक तरंगाग्र ए बी इस टाइप से आया था तिरछा, पहले आके ए पॉइंट ने जेड डैश को स्पर्श किया, फिर यहाँ से द्वितीय तरंग आगे की इस टाइप से निकली। ये अभिलंब बना लेना, क्योंकि जब आपका प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, जाना सीधा चाहिए लेकिन थोड़ा सा मुड़ के चला गया। ठीक है, इसके बाद ये बी पॉइंट भी आगे की ओर बढ़ा, मतलब ये तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ा और यहाँ पे ए डैश पे स्पर्श किया, अब फिर से अभिलंब खींचा और ये इस टाइप से मुड़ता हुआ आगे की ओर चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोणों के बारे में समझना है। देखो इतना तो पता है, अभिलंब और आपतित किरण, ये था अपवर्तन, अभिलंब ये इस टाइप से, अभिलंब ये है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण I होता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में अपवर्तन कोण R होता है, सबको पता है। तो अभिलंब यहाँ पे कौन सा, ये अभिलंब है, और ये कौन सा, ये तरंगाग्र है ना। तो तरंगाग्र की ये तरंग जो है ये आपतित किरण की तरह कार्य करेगी, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कोण हो जाएगा I। ठीक है, वो कोण क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन आपको कोण को ध्यान समझना है। हमने परावर्तन पे भी ऐसे ही समझाया था, अपवर्तन पे भी आपको ऐसे ही समझना है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज यहाँ से ध्यान देना, एक चीज यहाँ ध्यान देना, क्या चीज ध्यान देना है। देखो ये कोण I हो गया क्योंकि आपतित है, और ये आपका अपवर्तित की जरूरत, ये अपवर्तित की तरह जा रहा है और ये अभिलंब है, तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, R बनेगा। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण I आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण R अपवर्तन कोण। ठीक है, अब इसके बाद आपको थोड़ा सा कोण के बारे में समझना। देखो ये आपका जेड डैश तल है, ऐसे करके यहाँ पे अभिलंब इस टाइप से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बीच से एक लाइन ऐसे गई है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये चीज हमने बनाया है, यहाँ पे ये वाला कोण I है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोण I है। अब देखो जैसे अभिलंब है, अभिलंब इस तल से कितना कोण बनाएगा, अभिलंब इस तल से कितना कोण बनाएगा, आप कहोगे 90। क्यों, क्योंकि अभिलंब है ना भैया, तो अभिलंब कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा कि नहीं, बताओ। अभिलंब कितना कोण बनाएगा, यहाँ पे इस तल से 90 का बनाएगा। तो अगर ये कोण I है और हम आपसे पूछे ये वाला बता दो कितना है, पूरा है 90, अभिलंब बना रहा है इसके साथ 90, ये कोण है I, तो ये वाला बताओ कितना होगा। आप तुरंत कहोगे 90 से I घटा दो, 90 माइनस I, 90 माइनस I होगा, तो ये वाला कोण कितना आ गया, 90 माइनस I। कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये कितना हो गया, 90 माइनस I। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कोण कितना हो गया, 90 माइनस I। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखना, इसके बाद एक चीज और समझना है आपको, यहाँ पे मेन कोण को ही समझना है, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो ये कोण I था, पूरा हमने कहा अभिलंब इसके साथ 90 बना रहा है, तो ये हो गया 90 माइनस I। अब इसके बाद एक चीज देखो, ये है तरंग, ये है तरंग, ये क्या है, तरंग है, यहाँ पे ए डैश पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे तरंगाग्र। ठीक है, ध्यान से देखना, ये है तरंग, यहाँ पे तरंगाग्र। हमने कहा था तरंग के साथ तरंगाग्र कितना कोण बनाता, 90। आप कहोगे तरंग के साथ तरंगाग्र कितना कोण बनाता है, 90। और यहाँ पे बीच में इस टाइप से गया है अभिलंब, देखो इस टाइप से गया है अभिलंब। ठीक है, और यहाँ का कोण आप देख रहे हो I है। यहाँ ध्यान से देखोगे एकदम चित्र समझ में आएगा। देखो हमने तरंग बनाई है, ये तरंगाग्र है, यहाँ पे बी डैश, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बी है। ठीक है, ये तरंगाग्र जो है तरंग के साथ कितना कोण बनाएगा, 90, क्योंकि तरंगाग्र से 90 कोण बनाता है। और ये वाला कोण देख रहे हो, ये वाला कोण I है, तो आप देखोगे अगर यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण, मतलब तरंगाग्र जो है तरंग के साथ 90 कोण बना रहा है और इतना कोण I है, तो आपसे पूछे कि इतना कोण बता दो तो कितना होगा, तो आप तुरंत कहोगे पूरा है 90, इतना है I, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस I। कितना हो जाएगा, 90 माइनस I। कैसे हुआ, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ से तरंगाग्र इसके साथ, इस तरंग के साथ, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण कितना है, 90, क्योंकि तरंगाग्र तरंग के साथ 90 कोण बनाता है, 90 बन गया। ये कोण है I, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस I। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान, आगे समझो। ठीक है, एकदम आसान है, बस कोण को ध्यान समझोगे, बहुत आसान है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये 90 माइनस I हो गया। अब ये क्या है, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, ये क्या है, देखो ये क्या है, अभिलंब, और अभिलंब इसके साथ कितना कोण बनाएगा, तो आप कहोगे भैया अभिलंब इसके साथ 90 कोण बनाएगा, कहोगे कि नहीं, अभिलंब जो है इसके साथ कितना कोण बनाएगा, 90 बनाएगा। और यहाँ से देखोगे एक लाइन गई है जो कि यहाँ पे 90 माइनस I बनवा रही है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये अभिलंब इसके साथ कितना कोण बनाएगा, 90 कोण बनाएगा, और ये वाला कोण कितना है, 90 माइनस I। तो अब हम आपसे पूछे ये वाला बता दो, मतलब ये वाला। ठीक है, देखो ये अभिलंब इसके साथ पूरा कोण 90 बना रहा है, और ये है 90 माइनस I। ये कितना है, 90 माइनस I, और यहाँ से लेके यहाँ तक 90। अब ये बताओ तो कितना होगा, तो आप कहोगे भैया कि आप 90 प्लस 90 माइनस I, वो सॉरी 90 से अगर इस 90 माइनस I को घटा दो, मतलब 90
माइनस आई को अगर आप घटा दो तो आपके पास ये वाला कोण मिल जाएगा। मतलब इस पूरे 90 से ये वाला घटा दो तो 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस आई, तो 90 से 90 कैंसिल, मतलब ये वाला कोण कितना आ गया आई। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना आ गया आई। अब अगर आप कहीं पे भी बुक पे देखोगे तो आपको डायरेक्ट एक कोण आई दिया होगा। अब आप सोचोगे ये वाला कोण आई कैसे हो गया, तो ये ऐसे ही होता है। ये कोण आई था पहले, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण आई बनता है, आई बना। इसके बाद हमने कहा अभिलंब ने इसके साथ कितना कोण बनाया 90, तो ये आई है तो ये कितना हो गया 90 माइनस आई। इसके बाद ध्यान से देखो ये तरंगाग्र है और तरंग के साथ कितना कोण पूरा बना रहा है, यहाँ से 90 बना रहा है, और ये वाला आई है तो ये हो गया 90 माइनस आई। इसके बाद देखा अभिलंब है और ये जो आपका तल है, अभिलंब इस तल के साथ कितना बनाएगा 90, और ये है 90 माइनस आई, तो 90 से 90 माइनस आई घटाओगे तो कितना आएगा आई, मतलब ये वाला कोण कितना हो गया आई हो गया। बस और कुछ नहीं समझना, बस मेन कोण समझना था, आगे एकदम आसान है। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है। अब जैसे ये वाला कोण आई हुआ उसी टाइप से जैसे ये कोण आर है तो यहाँ का कोण निकालोगे अगर, तो ये पूरा देखो अभिलंब है तो ये 90 बनाएगा। ठीक है, देखो ये अभिलंब में 90 बनाएगा और ये आर रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले यहाँ से देखना पड़ेगा। ये जैसे तरंग है और ये क्या है तरंगाग्र, तो ये पूरा 90 बनाएगा, ये आर है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर। वैसे ही समझना जैसे यहाँ समझा था। ठीक है, देखो ये तरंगाग्र है और ये तरंग है, ये 90 बनाएगी, ये है आर तो ये हो गया 90 माइनस आर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अभिलंब है, अभिलंब इसके साथ कितना बनाएगा 90 बनाएगा, ये 90 माइनस आर, तो ये वाला कितना हो गया आर हो गया। बस और कुछ भी नहीं समझना, इस चित्र में पूरा चित्र कंप्लीट है। अब आसानी से आप अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, अब चित्र बन जाने के बाद देखो, अगर चित्र थोड़ा कम समझ में आओ तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, आसानी से समझ में आएगा। कोशिश पूरी की कि आप लोग एक ही चीज समझ जाओ। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसकी रचना लिखनी है। रचना में क्या लिखना है, जो चीजें आपने चित्र में बनाई वही लिखना है। कि माना एक तरंगाग्र ए बी जेड जेड डैश पे आपतित होता है, फिर इसके बाद आगे जितनी चीजें आपने की वो चीज लिखना है। हम यहाँ पे एक बार लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से आसान भाषा पे समझा देते हैं। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पे लिख देते हैं पूरा। ठीक है, अब इसकी रचना वाली बातें हमने यहाँ पे एकदम आसान तरीके से लिख दी है, बहुत ही आसान भाषा पे। ठीक है, पढ़ते एक बार फिर आपको समझाते हैं। हमने लिखा माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ, हमने पहले बताया था जेड जेड डैश क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, एक तरंगाग्र ए बी जेड जेड डैश पर तिरछा आपतित होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरंगाग्र ए बी जो है जेड जेड डैश पे तिरछा ऐसे करके आपतित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद लिखा माना अपवर्तक पृष्ठ के दोनों ओर अलग अलग माध्यम 1 व 2 है। हमने मान लिया कि माना ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इसके दोनों ओर अलग अलग माध्यम, इधर माध्यम 1 है और इधर क्या था माध्यम 2 था। ठीक है, ये क्या है माध्यम 1 और माध्यम 2 है, दोनों ओर अलग अलग माध्यम, उधर माध्यम 1 है, ये अलग माध्यम 2 है। ठीक है, इसके बाद माध्यम 1 में तरंग की चाल v1 तथा अपवर्तनांक n1 है, माध्यम 2 में तरंग की चाल v2 तथा अपवर्तनांक n2 है। कोई दिक्कत नहीं, वही चीज जो पहले ही बताया था, ये इसमें n1 v1 मान रहे हैं, इसमें n2 v2 मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे माना t बराबर 0 समय पे तरंगाग्र का a सिरा जेड जेड डैश को स्पर्श करता है। मान लिया कि जब ये तरंगाग्र आया था, जब इसके तरंगाग्र के a सिरे ने जेड जेड डैश को स्पर्श किया, उस समय को मान लिया 0 था। ध्यान से समझना, जब तरंगाग्र का a सिरा इस जेड जेड डैश को पहले स्पर्श किया था तब मान लिया समय t बराबर 0 था। इसके बाद आपने देखा a से द्वितीयक तरंग आगे की ओर निकली कहां तक b डैश तक, और b कहां तक गया a डैश तक। ध्यान से देखो, a कहां तक गया b डैश तक और b कहां गया a डैश तक। तो माना गया कि a से b डैश तक जाने में समय और b से a डैश तक जाने में समय जो है वो समय जो है t है। a से b डैश तक जाने में लगा समय और b से a डैश तक जाने में लगा समय माना गया t। तो यहां से लिखा है देखो, माना b से a डैश तथा a से b डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। पहले लिखा t बराबर 0 समय पे तरंगाग्र का a सिरा जेड जेड डैश को स्पर्श करता है, फिर लिख दिया माना b से a डैश तथा a से b डैश तक पहुंचने में t समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग डेरिवेशन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे जितनी बातें हमने लिखी बहुत आसान भाषा पे लिखी है कि किसी को भी रटना ना पड़ जाए, केवल चित्र समझ गया तो इसको आसानी से अपनी भाषा पे लिख सकते हो। ठीक है, अब आसानी से डेरिवेशन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे दूरियां, जो a से b डैश तक की दूरी है और b से a डैश तक की दूरी, इसको निकालेंगे। ठीक है, लिखते हैं दूरी बराबर, सूत्र सबको पता होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये तो सबको पता होगा फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय। सबसे पहले हम निकालते हैं a से b डैश तक की दूरी। ठीक है, a b डैश बराबर भी चाल गुणे समय होगा। a b डैश किस माध्यम में स्थित है, माध्यम 2 में स्थित है। देख लो ध्यान से, a b डैश किस माध्यम में स्थित है,
माध्यम 2 में स्थित है, या ए बी डैश निकाल लो पहले, चाहे बी ए डैश निकाल लो, कोई भी हमें दिक्कत नहीं है। बी ए डैश पहले निकालना चाहो तो बी ए डैश निकाल लो, ए बी डैश निकालना चाहो ए बी डैश निकाल लो, जो आपकी मर्जी। ए बी डैश अगर पहले निकाल लो तो ए बी डैश किस माध्यम में, दूसरे माध्यम में, तो दूसरे माध्यम में आपने चाल क्या मानी है, दूसरे माध्यम में तरंग की चाल v2 मानी है, तो v2 चाल और समय क्या हो जाएगा, समय आपका t है, a से b डैश तक पहुंचने में और b से a डैश तक पहुंचने में t समय है, तो v2 इंटू टी, इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। इसके बाद निकाल लेते हैं b से a डैश तक की दूरी, मतलब बी ए डैश, ये कितना हो जाएगा, इसमें भी चाल गुणे समय। इस बी ए डैश कहाँ पे स्थित है, बी ए डैश माध्यम 1 में स्थित है, तो यहाँ पे चाल कितनी v1, यहाँ पे चाल कितनी v2, तो बी ए डैश कहाँ पे, बी ए डैश माध्यम 1 में, तो चाल हो जाएगी v1 इंटू समय हो जाएगा t, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को देख लो। सबसे पहले ए बी डैश की बात की तो समय दोनों में सेम ही है, चाल केवल माध्यम 1 में v1, माध्यम 2 में v2, तो ए बी डैश में v2 इंटू टी हो गया और बी ए डैश में क्या हो गया, v1 इंटू टी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं यहां से, इसके बाद हम यहाँ पे देखोगे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज ये बन रहा है, देखो 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण, मतलब समकोण त्रिभुज बन जाएगा। मतलब देखो पहला त्रिभुज है ए बी ए डैश, दूसरा त्रिभुज ये है ए डैश बी डैश ए, दोनों त्रिभुज से काम करेंगे। ठीक है, लिखते हैं त्रिभुज ए या समकोण त्रिभुज, पूरा लिख लो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में हम निकालेंगे साइन थीटा। क्या निकालेंगे, साइन थीटा। थीटा की जगह हमारे पास थीटा नहीं, हमारे पास कोण आई है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे साइन आई। साइन आई, साइन थीटा बराबर, सबको फॉर्मूला पता होगा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, सबको पता है ना, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो अगर साइन आई यहाँ से निकालोगे तो लंब क्या हो जाएगा, लंब होता है ये जो कोण है आई या थीटा, उसके सामने की भुजा जो होती है लंब होती है, तो इस आई कोण के सामने की भुजा बी ए डैश जो है ये लंब है। ठीक है, बी ए डैश हो गई लंब, और कर्ण कौन सी भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ए ए डैश जो हो गया ये कर्ण हो गया, बी ए डैश बटा ए डैश। ठीक है, देखो ये आई कोण के सामने की भुजा लंब बी ए डैश और 90 के सामने की भुजा कर्ण ए डैश। ठीक है, लंब बटा कर्ण। आप देखो बी ए डैश की वैल्यू आपको पता है v1 इंटू टी, तो इससे रख लो साइन आई बराबर v1 इंटू टी बटा ए डैश, इसे मान लो तीसरा समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, v1 इंटू टी, या इंटू वाला हटा दो, डायरेक्ट v1 टी लिख रहा हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, v1 टी। ठीक है, बटा में ए डैश। अब इसके बाद पहला त्रिभुज हो गया, अब दूसरे त्रिभुज पे आ जाओ, दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश ए में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ए में। अब जब समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ए में कौन सा कोण है हमारे पास, कोण है आर, तो हम यहां से निकालेंगे साइन आर की। ठीक है, क्या निकालेंगे, साइन आर, सूत्र से लंब बटा कर्ण, तो आर के सामने की भुजा लंब हो जाएगी ए बी डैश। ठीक है, ए बी डैश हो गई लंब, और कर्ण कौन सी हो जाएगी, 90 की सामने की भुजा 90 है, 90 की सामने की भुजा ए डैश कर्ण हो जाएगी, तो ए बी डैश बटा ए डैश। अब यहां से निकालोगे साइन आर बराबर ए बी डैश, देखो नीचे का दिख रहा है कि नहीं सबको, ठीक है, अब दिख रहा होगा, देखो ए बी डैश कितना है, ए बी डैश ये रहा v2 इंटू टी, v2 इंटू टी बटे में ए डैश। ठीक है, v2 इंटू टी बटे में ए डैश, इसे मान लो समीकरण नंबर चौथा। ठीक है, अब देखो दिख रहा होगा साइन आर बराबर लिखा हुआ है v2 इंटू टी बटा में ए डैश, साइन आई निकला v1 टी बटा ए डैश। अब क्या करते हैं, दोनों समीकरणों का आपस में भाग कर देते हैं। ठीक है, लिखते हैं समीकरण 3 में 4 का भाग करने पे, समीकरण 3 में 4 का भाग करने पर, ठीक है, समीकरण 3 में 4 का भाग करने पे, समीकरण 3 ये समीकरण 4 ये, दोनों का भाग कर दो, तो इधर बाएं पक्ष वाले का बाएं पक्ष से भाग, दाएं पक्ष वाले का दाएं से भाग, तो साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। उधर क्या चीज है, v1 टी बटा ए डैश, और बटे में क्या आ जाएगा, इधर वाला v2 टी बटे ए डैश। ठीक है, ये वैल्यू है, देखो साइन आई का साइन आर पे भाग, v1 टी बटा ए डैश में v2 टी बटा ए डैश का भाग। ठीक है, अब जो कट पीट रहा हो काट पीट लो, ए डैश से ए डैश कैंसिल, टी से टी कैंसिल, बचा क्या, साइन आई बटा साइन आर बराबर, साइन आई बटा साइन आर बराबर बच गया v1 बटा v2। ठीक है, ये चीज हमारे पास बच गया, कोई दिक्कत नहीं, साइन आई बटा साइन आर बराबर v1 बटा v2। अब यहाँ से आपको अपवर्तनांक का सूत्र पता होगा, n बराबर c बटा v होता है,
n बराबर क्या होता है, c बटा v, जहां n अपवर्तनांक, c प्रकाश की चाल, v माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, c निर्वात में प्रकाश की चाल, v माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर यहाँ से v निकाला जाए तो v कितना हो जाएगा, c बटा n। v कितना हो जाएगा, c बटा n। तो यहाँ से v1 v2 पता है, हमने दोनों माध्यम के अपवर्तनांक माने, इसका n1 इसका n2। तो यहाँ से अगर हम v1 निकाले, अगर हम यहाँ से इसे मान लो कोई समीकरण पांचवा मान लो, ये 4 तक मान चुके, पांचवा मान लो, यहाँ से लिखते हैं v1। अगर v1 की वैल्यू निकाले तो इस सूत्र से v बराबर c बटा n। तो c बटा n, जब v1 प्रकाश की चाल तो अपवर्तनांक n1। और यहाँ से अगर हम v2 की बात करें तो v2 कितना आ जाएगा, c बटा n2। अब इन v1 और v2 के मान हम कहाँ रखेंगे, इस समीकरण 5 पे लिख देते हैं। v1 व v2 के मान समीकरण 5 में रखने पर है कोई दिक्कत नहीं यार। n बराबर c बटा v, v बराबर c बटा n, तो v1 बराबर c बटा n1, v2 बराबर c बटा n2। हमने दोनों के अपवर्तनांक मान लिए थे, इसमें n1 माना था, इसमें n2 माना था। तो v1 और v2 का मान रखना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखो आगे हल करते, बोर्ड में थोड़ा जगह कम है भाई साहब, तो थोड़ा छोटा छोटा कर रहे हैं, ध्यान दिए रहना। ठीक है, अब देखो साइन आई बटा साइन आर, और नीचे से लिखे नहीं तो दिखेगा नहीं, साइन आई बटा साइन आर बराबर v1 की वैल्यू कितनी है, c बटा n1, v1 की वैल्यू c बटा n1, v2 की वैल्यू कितनी है, c बटा n2, c बटा n2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसे हल करोगे तो देखो साइन आई बटा साइन आर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, देखो ऊपर है c बटा n1 और नीचे जो c बटा n2 था, अगर इसे ऊपर ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, और नीचे भाग पे था, ऊपर ले जाओगे तो गुणे में हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, n2 बटा c ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, साइन आई बटा साइन आर है, उधर है c बटा n1 और बटे में c बटा n2। अगर c बटा n2 को ऊपर ले जाओगे तो n2 बटा c हो जाएगा और गुणे में हो जाएगा। आप देखोगे c से c कैंसिल, बचा क्या आगे, साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटा n1। देख लो साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या बचा, n2 बटा n1। और इसे आप लिख सकते हो, n2 बटा n1 को क्या लिख सकते हो, n2 इसका है अपवर्तनांक, n1 इसका है अपवर्तनांक, तो इसे आप सीधा सीधा लिख सकते हो साइन आई बटा साइन आर, सॉरी साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर, n2 बटा n1 को लिख सकते हो 1 n2। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर बराबर 1 n2 लिख दिया गया। ठीक है, 1 n2 क्यों लिखा गया, देखो n2 बटा n1 लिखा है तो इसे आप क्या लिख दिए हो, 1 n2। 1 n2 का मतलब जानते हो क्या है, 1 n2 का मतलब है 1 पहले लिखा तो माध्यम 1 के सापेक्ष, 2 बाद में लिखा तो 2 का अपवर्तनांक। 1 n2 का मतलब है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, और 1 n2 लिखा है तो n2 बटा n1 इसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हमने अपवर्तनांक पे पढ़ लिया था अच्छे से, तो n2 बटा n1 को हम क्या लिख दिए, 1 n2। अब यहाँ से कुछ सिद्ध हुआ क्या, साइन आई बटा साइन आर बराबर आया 1 n2। अब यहाँ से इसके बाद आपको कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी, क्या बातें लिखनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा इसे स्क्रीनशॉट करो, तो लिख देते हैं, है ना। देखो इसे स्क्रीनशॉट करो तो इधर वाला इरेज करके थोड़ा सा आगे हम समझा दे, क्योंकि बोर्ड अब भर चुका है। ठीक है, जल्दी से इसको पूरा स्क्रीनशॉट कर लो, इधर वाला इरेज थोड़ा कर दे, फिर आगे समझाते हैं। ठीक है, अब आया क्या है हमारे पास, साइन आई बटा साइन आर बराबर 1 n2। अब बताओ ये क्या चीज है, यही तो अपवर्तन का दूसरा नियम है कि मतलब आपतन कोण की साइन मतलब साइन आई बटा अपवर्तन कोण की साइन मतलब साइन आर का अनुपात नियत होता है, मतलब साइन आई बटा साइन आर बराबर n के होता है। n लिखो या 1 n2 लिखो, 1 n2 का मतलब है माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। तो बस इसके नीचे आपको क्या लिख देना, जब इतना आ जाएगा इसके नीचे आपको लिख देना यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। आपको अपवर्तन की व्याख्या करनी, दोनों नियम सिद्ध करने, पहला वो दूसरा नियम सिद्ध हो गया, यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, दूसरा नियम सिद्ध हो चुका। अभी पहला नियम भी सिद्ध करना है। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो यहाँ पे नीचे से लिखना है, यहाँ पर इसमें किरण नहीं, इसमें तरंगाग्र है। तो यहाँ पे आपतित तरंगाग्र ए बी, यहाँ पर आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र कौन सा है, ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश जो है अपवर्तित तरंगाग्र। ठीक है, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा इस पर खींचे गए अभिलंब, इस पर खींचे गए अभिलंब, देखो इस पे खींचे गए अभिलंब कौन सा, देखो पहला अभिलंब ये है
दूसरा अभिलंब ये है। ठीक है, हमने क्या लिखा, आपतित तरंगाग्र AB, अपवर्तित तरंगाग्र A', B' और इन पे खींचे गए अभिलंब, तीनों एक ही तल पे, देख लो तीनों एक ही तल पे, तीनों Z तल पे ही स्थित है। चाहे आपतित तरंगाग्र हो, अपवर्तित तरंगाग्र हो, या इन पे अभिलंब जो है तीनों Z तल पे ही स्थित है। तो लिख दिया गया यहाँ पे आपतित तरंगाग्र AB, अपवर्तित तरंगाग्र A', B' तथा इस पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल पे है, तीनों एक ही तल में है। ठीक है, तीनों एक ही तल में, नीचे लिख दो अतः यही अपवर्तन का प्रथम नियम है, अतः यही अपवर्तन का प्रथम नियम है। पहला नियम भी सिद्ध हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो यहाँ पे आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र तथा अभिलंब जो है तीनों एक ही तल अर्थात अपवर्तक तल Z' पे स्थित है। इस तरह से अपवर्तन के पहले नियम की व्याख्या हो जाती है। और दूसरा नियम यह आ गया sin A बटा sin R बराबर 1/2, मतलब अपवर्तनांक n के बराबर, यही अपवर्तन का दूसरा नियम। दूसरा भी सिद्ध, पहला भी सिद्ध, नीचे लिख दो प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुके, काम आपका कंप्लीट है। 5 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। तो देख सकते हो कितना मस्त तरीके से जो आपका था हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पे अपवर्तन की व्याख्या एकदम आसान तरीके से अपने पूरा समझा, पूरा चित्र आसानी से समझा, पूरा इसका डेरिवेशन आसानी समझा, एक एक बात हमने समझाई। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और पूरा टॉपिक आसानी से आप लोग समझ भी चुके हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है। अगर आप क्लास 12 फिजिक्स के इसके पहले चैप्टर जो मतलब पहले अभी तक पहले पार्ट से लेकर के पूरी फिजिक्स के किसी भी चैप्टर के आप कोई भी टॉपिक देखना चाहो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहां पे हमने एक एक चीज पढ़ा रखा है, सारे टॉपिक चाहे पहले पार्ट के, दूसरे, तीसरे, सब पार्ट के वहां पे मिल जाएंगे। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे केमिस्ट्री के सारे वीडियो मिल जाएंगे। मस्त तरीके से हम लोग क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मस्त तरीके से एक एक चीज को देख रहा है। और अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है कमेंट करके भी हमको बता सकते हो। ठीक है, जिससे हम उस प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन जरूर करेंगे। तो आशा करते हैं सबको मजा आया होगा। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भैया समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो यार हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो हमने पढ़ाया, इतनी देर मेहनत की तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो कमेंट सबको जरूर से जरूर करना है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, क्योंकि आप ही लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप ही लोग सपोर्ट करोगे तभी चैनल आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं, नोट कर लो इसे।